हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस मई के महीने में नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देंगे, कौन कौन से परिवर्तन हैं, कौन से योग बनेंगे और क्या सावधानी रखनी होगी और क्या उपाय करने होंगे, ये भी सब कुछ जानेंगे। आपकी कन्या राशि है या लग्न है तो आप देख सकते हैं, आप अपने राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देखें। यदि आपको अपनी लग्न नहीं पता है, राशि नहीं पता है, तो फिर आप अपने नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमेशा जब आप कोई भी राशि फल देखते हैं तो कई बार आपको लगता है कि आपकी राशि के अनुसार प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है या लग्न के अनुसार। जो ज़्यादा प्रभावी होगी आपकी कुंडली में उसका प्रभाव ज़्यादा दिखता है, परंतु प्रभाव दोनों का होता है। इसीलिए दोनों के अनुसार हमें देखना समझना चाहिए। सभी कुछ जानेंगे कि ब्रह्मांड में बड़ी हलचल क्यों हो रही है और क्या कैसे परिवर्तन है, क्योंकि ये मई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तनों से युक्त है। परंतु उससे पहले भी मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और जब आप टेलीग्राम में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर पहुँचेंगे जब, तो आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें ना तो थंबनेल लगा है ना टाइटल लगा हुआ है। उसमें बताया गया है कि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। और इस वीडियो के यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक मिलेगी, थोड़ा नीचे जब जाएंगे तब मिलेगी। और जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं संभवतः उनको ये लिंक नहीं मिल पाएगी क्योंकि फेसबुक में ये अलाउड नहीं है। तो आप या तो डायरेक्ट यूट्यूब से जुड़ सकते हैं और यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में ही सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र, यानी जिस नाम से फेसबुक ये पेज है उसी नाम से चैनल भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए जानते हैं कि कैसे क्या परिवर्तन है। सबसे पहले ग्रहों के कौन कौन से परिवर्तन है, कौन से योग बनेंगे, फिर क्या फल मिलेगा ये जानेंगे, फिर लास्ट में उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन 15 मई को होने जा रहा है। ये अब मेष राशि को छोड़ के और अब शुक्र की राशि वृषभ पर गोचर करेंगे 15 मई से। चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल का परिवर्तन नहीं हो रहा राशि के रूप में। मंगल इस समय अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, परंतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो आने वाले समय में हम उसको भी जानेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो बुध के 3 परिवर्तन हैं। पहला परिवर्तन तो 7 मई को ही हो जाएगा जो कि मेष राशि में होने जा रहा है। फिर ये 16 मई को अस्त भी हो जाएंगे और फिर 23 मई को ये अपना राशि परिवर्तन पुनः करेंगे तो मेष को छोड़ के फिर ये वृषभ में आ जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। ये 14 मई को होगा। 14 मई से ये अब वृषभ राशि शुक्र की राशि को छोड़ के अब बुध की राशि मिथुन पर गोचर करना शुरू करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र की स्थिति देखी जाए तो शुक्र भी 31 यानी कि लास्ट मई को अपना परिवर्तन करेंगे। यह मीन राशि को छोड़ के और मेष राशि में गोचर करना शुरू करेंगे 31 मई से, लास्ट मई से। और इसके अलावा शनि देव को आप जानते ही हैं कि 29 मार्च 2025 को परिवर्तन इनका हो चुका है। ये कुंभ राशि को छोड़ के और मीन में अभी गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा राहु और केतु के भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही 18 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु महाराज मीन राशि को छोड़ के अब कुंभ में आ जाएंगे शनिदेव की राशि में, और केतु अब सूर्य की राशि सिंह पर गोचर करेंगे कन्या राशि को छोड़कर। तो देखा जाए तो ये नवग्रहों के कुछ परिवर्तन हैं। और इनसे योगों की बात की जाए तो एक तो बुधादित्य योग बनेगा, साथ में आगे चल के शुक्र भी आ जाएंगे तो वैभव योग और
लक्ष्मी नारायण योग, त्रिग्रही योग का भी निर्माण होने वाला है। तो ये कई योग बनेंगे। साथ में देखा जाए तो वर्तमान में एक बड़ा ही कहना चाहिए कि दुर्योगों में से बड़ा दुर्योग है, जो कि काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, कभी न कभी आपने इसके बारे में सुना होगा। तो काल सर्प योग भी बना हुआ है। तो ये बना तो रहेगा, परंतु जैसे ही राहु और केतु का परिवर्तन होगा, इसके प्रभाव में अब परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। तो ये कई सारे योग बन रहे हैं और इनके प्रभाव भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आइए हम एक एक ग्रह का जो परिवर्तन है वो कैसे क्या प्रभाव देंगे उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य की चर्चा करते हैं। तो सूर्य देखा जाए तो कन्या वालों के लिए बेहस बनते हैं। बेहस बन के आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो ये गोचर काल कहीं ना कहीं आपको विदेश से लाभ दिलवाने वाला होगा। विदेश से जुड़े हुए जो मामले हैं, चाहे आप बिजनेस के रूप में या जिस रूप नौकरी के रूप में जिस तरह भी आप धन कमाते हैं, तो यहाँ पर लाभ कराने वाला है। विदेश यात्रा करने के लिए भी एक मौका है। और ख़ासकर जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए भी ये अच्छा अवसर है विदेश यात्रा करने के लिए। जो लोग उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं विदेश में जाके, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये जो गोचर काल है ये थोड़ा सा संघर्ष भी करवाएगा, क्योंकि ये आपके बेस भी बनते हैं, जो कि आपके जो लग्नेश हैं और बुध और ये सूर्य, इनकी बहुत अच्छी पड़ती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दोस्ती है इनमें। तो ये अच्छी बात है। और थोड़ा से बेस होके यहाँ पर आए हैं भाग्य भाव में आपके, तो कई बार थोड़ा सा मेहनत अधिक करवा देंगे, संघर्ष अधिक करवा देंगे। पिता के जीवन में यदि कुछ अनबन की स्थिति या कोई समस्याएं या कोई बाधाएं चल रही थी, तो उसमें थोड़ा सुधार होने की संभावना इस समय बढ़ेंगी। इसके अलावा देखा जाए तो बुध आपके लग्नेश ही हैं और साथ में ये आपके बड़े ही महत्वपूर्ण भाव कर्म भाव के भी आधिपत्य रखते हैं। तो इसका प्रभाव आपके जॉब में भी पड़ेगा। तो यदि आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक अच्छा मौका है, अवसर मिलेगा आपको। और आपके विचारों में भी अब बदलाव, और विचारों में कहना चाहिए कि जो आप सोचने समझने की आपकी शक्ति थी वो और भी प्रखर हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है बुध का जो है तो गोचर काल। और बुध यहाँ पर आपके बैठेंगे तृतीय भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो इसमें साथ में ये भी होने वाला है कि यदि आप खेलकूद से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर, या आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये सफलता दिलाने की कोशिश करेंगे सूर्य। तो ये काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप खेल कूद में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, और आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में वहाँ पर भी बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन रहता है, उसके बाद भी आपको यश प्रतिष्ठा नहीं मिलती, मान सम्मान उसे नहीं मिलता, तो सूर्य ये दिलाने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा गोचर काल सूर्य का कहा जाएगा। हाँ, चीज़ें प्राप्त जो होंगी वो संघर्ष के साथ, थोड़ी मेहनत के साथ होंगी, मेहनत आपको करना होगा। इसके अलावा हम बात करें, क्योंकि मंगल का विशेष परिवर्तन तो है नहीं, जो कि नक्षत्र परिवर्तन उसकी अलग से हम चर्चा करेंगे, परंतु मंगल को देखा जाए तो वर्तमान में आपके हमने चंद्रमा की यहाँ पर चर्चा नहीं की, क्योंकि चंद्रमा 2 दिन के लिए ही अपना परिवर्तन करते हैं, एक राशि में गोचर करते हैं। हम मंगल की बात कर रहे हैं। तो मंगल इस समय आप जानते हैं कि नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और मंगल जो है तो आपके तृतीय भाव और साथ में जो कि इसे अच्छा भी मानते हैं, बुरा भी, लोग इसे बुरा ज़्यादा मानते हैं, अष्टम भाव, क्योंकि ये आयु का भाव माना जाता है, तो त्रिक भाव भी माना जाता है। तो इसके कई कारण हैं। तो ये मंगल महाराज आपके अष्टमेश होते हुए और आपके तृतीयेश होते हुए आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आय को लेकर उतार चढ़ाव होंगे। साथ में ये जो है तो कई बार आपके वाणी में ऐसा दिखेगा कि सामने वालों को महसूस हो सकता है कि भैया गुस्सा बहुत ज़्यादा है, क्रोध बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, है ना। घर परिवार में कई बार
गुस्सा हो जाने की वजह से लड़ाई झगड़े हो जाना, और इसका लव लाइफ में आपके काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। लव लाइफ में वाद विवाद की उलझने की स्थितियाँ बन सकती हैं। तो लव लाइफ में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि उसमें कोई समस्याएं ना होने पाए। और जो विद्यार्थी हैं तो ये नहीं कहना चाहिए कि उच्च शिक्षा नहीं हासिल कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग का समय है, तो आपके लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। उससे बहुत ज़्यादा चिंता तो नहीं, पर हाँ कई बार इसमें गुस्से की वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो आपको गुस्से से बचना होगा। जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं या कहीं जो है तो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो ऐसी स्थिति में, या आप पढ़ाई लिखाई से, जैसे आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपका क्लासेस चलता है, या आप टीचिंग के क्षेत्र में हैं, तो ऐसी स्थितियों में जो है तो थोड़ा सा आपको जो भी काम करना है तो धैर्य के साथ बहुत सोच समझ के करना है। शेयर मार्केट वगैरह में यदि जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर जल्दबाजी में कई बार गलतियाँ हो सकती हैं, तो इनसे आपको सतर्क रहना है। और इसके अलावा साथ में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। और लोगों से, जैसे मैंने बताया है, क्रोध से बचना, क्योंकि क्रोध की वजह से वाद विवाद की स्थितियाँ बनेंगी। और कर्ज वगैरह से थोड़ी दूरी बनाए रखिए, क्योंकि लोन वगैरह लेना है, देना है, तो इनसे दूरी बनाए रखेंगे तो अच्छा है आपके लिए। तो इन क्षेत्रों में सावधानी रखनी है, क्योंकि मंगल वैसे भी बहुत अच्छे ग्रह नहीं है आपके लिए, परंतु इनकी स्थिति भी बहुत ठीक ठाक नहीं है, नीच अवस्था को ये प्राप्त है। इसके अलावा हम बुध की बात करें तो बुध के जो है तो परिवर्तन 3 होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जब ये मेष राशि में 7 मई को प्रवेश करेंगे तो समझ लेते। तो बुध जैसे आपके लग्नेश हैं और साथ में ये आपके कर्मेश भी हैं बुध तो बुध का ये जो गोचर काल है ना, तो बड़ा महत्वपूर्ण वैसे रोल निभाता है, क्योंकि आपके लग्नेश ही हैं ये, परंतु ये अष्टम भाव में होने जा रहा है, जो कि इनको बुध को ये प्रभावित नहीं करता अष्टम भाव, यानी कि आपके लग्नेश, इसलिए। परंतु भाव तो भाव ही है उसका, कहीं ना कहीं जब त्रिक भाव है तो उसका तो प्रभाव होगा ही होगा। तो यहाँ पर अचानक धन प्राप्ति की स्थितियाँ भी बुध बनाएंगे। आपके काम को लेके कई बार थोड़ी सी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि संघर्ष हो सकता है, मेहनत अधिक हो सकती है, परंतु अचानक ये जो प्रॉब्लम है वो दूर भी हो सकती हैं, यानी कि अचानक स्थितियाँ पैदा होने वाली हैं। ये अच्छी बात है। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं उनके लिए अचानक धन लाभ की स्थितियाँ बुध महाराज बनाएंगे। बुध साथ में आपके वाणी को भी प्रभावित करेंगे। तो जहाँ मंगल आपके वाणी में कटुता ला रहे हैं, जहाँ मंगल आपकी वाणी में कहीं ना कहीं एक प्रेम भावना नहीं है, कठोरता ला रहे हैं, तो वहीं पर बुध आपके वाणी को प्रभावित करेंगे और आप गुस्से में आएंगे भी मंगल की वजह से, परंतु गलत बोलने से पहले आप सोचेंगे, समझेंगे, और इसी की आवश्यकता भी है कि आप सोच समझ के बोले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बुध कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे इस रूप में। तो काफ़ी अच्छा है बुध का गोचर काल इस दृष्टिकोण से कि वो कहीं ना कहीं कुछ प्रभावों को कंट्रोल कर रहे हैं, परंतु मेष राशि में उतना अच्छा प्रभाव बुध नहीं दे पाते। तो ये पक्की बात है कि वो अच्छा प्रभाव देंगे, आपके लगने से देने की कोशिश करेंगे, परंतु उतना अच्छा वो दे नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फिर ये अस्त भी हो जाएंगे 16 तारीख से, 16 मई से। तो ये जब अस्त हो जाएंगे तो इनके प्रभावों में और भी कमी आ जाएगी, क्योंकि एक तो अष्टम में फिर उनके अस्त अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, तो उसके थोड़ा और प्रभाव कम हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव प्रभाव जो है। तो उस समय विशेषकर 16 तारीख से लेके 23 तारीख के बीच में विशेष ध्यान रखना है। और जब यात्रा कर रहे हों उस समय भी सतर्कताएं बरतनी है। रही बात कि फिर बुध का गोचर काल चला जाएगा आपके 23 तारीख को वृषभ पर। तो जब वृषभ में गोचर करेंगे तो फिर सूर्य के जो आपको प्रभाव मिलने, हमने जो पहले चर्चा की, ये और मजबूत हो जाएंगे। और जो नौकरी को लेके हमने समझा, नौकरी को लेके आपके अच्छा प्रभाव मिल सकता है, या आपके विचारों को लेके हो सकता है। आप निर्णय बड़े बड़े ले सकते हैं और वो निर्णय आपके सफल भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होंगी, तो बुध जब चले जाएंगे आपके वृषभ में, तो ये चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं। बुध के अलावा देवगुरु बृहस्पति की हम चर्चा कर लें तो देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके अधिपति बुध के, यानी आपके राशि और लग्न के अधिपति
आपके बुध के राशि यानी कि मिथुन राशि में ही होने जा रहा है और आपके कर्म भाव में होने जा रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर गोचर काल बहुत ही अच्छा है। जहाँ मंगल आपको समस्याएं उत्पन्न करेंगे, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे, जो कि बुध का यहाँ पर प्रभाव रहने वाला है, परंतु देवगुरु बृहस्पति बहुत कारक ग्रह नहीं कहलाते हैं आपके लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तमेश भी हैं और आपके सुखेश भी हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं, और अच्छी बात ये रहेगी कि कर्म भाव में गोचर काल तो जो रहेगा ही रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि जहाँ पर मंगल आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं वाणी में, घर में आपसी वाद विवाद की स्थिति बनाएंगे मंगल, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति से संभालेंगे तो ये चीज़ें संभलेंगी। और चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके हो, चाहे आपके अन्य विषयों को लेके हो, तो गुरु का ये गोचर काल प्रॉपर्टी को लेके काफ़ी ठीक ठाक कहा जाएगा। और साथ में जहाँ इनका प्रभाव, मंगल का प्रभाव आपको रोग बाधाएं दे रहा है, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपके सपोर्ट करेंगे, आपको शत्रु बाधा से बचाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। बहुत श्रेष्ठ तो नहीं है, पर हाँ मंगल से रक्षा आपकी जो है तो देवगुरु बृहस्पति करने वाले, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र का गोचर काल वैसे तो अभी मीन में ही चल रहा है, मीन राशि पर, यानी कि आपके सप्तम भाव पर। तो शुक्र जो कि आपके भाग्य से हैं और साथ में आपके धनेश भी हैं, तो यहाँ पर आपके गोचर काल करना बहुत ही श्रेष्ठ है। खासकर जो लोग व्यापारी हैं, व्यापारियों को इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि जब से शुक्र आए हुए हैं यहाँ पर, तो
अच्छे प्रभाव दे रहे हैं और आपके व्यापार में वृद्धि कर रहे हैं, अभी इस मई के महीने में भी करते रहेंगे। और जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे उनके बीच अब थोड़ा सा लगाव बढ़ेगा, एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। साथ में देखा जाए तो शुक्र आपके भाग्य से, तो ऐसे कई सारे काम जिनमें आपको लाभ भी दिलवा रहे होंगे, आपके काम बना भी रहे होंगे। और हाँ, एक चीज़ और भी है, कई बार इसका थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि शनि भी है, तो कई बार इसमें व्यक्ति थोड़ा सा मैरिज लाइफ को लेके गलत निर्णय ले लेता है, तो इसकी वजह से समस्याएं होती हैं और आपका मन विपरीत के प्रति कई बार आकर्षित हो जाता है। तो इससे थोड़ा सा बच के रहना है, अपने मन को स्थिर रखना है और अपने मैरिज लाइफ में आपको सही ढंग से अपने रिश्तों को निभाना है। तो ये कोशिश आपको करना चाहिए। जो कि शुक्र हैं तो अच्छे प्रभाव देंगे ही, परंतु कई बार यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है शनि की वजह से। शनि के साथ जब युति हो जाती है तो व्यक्ति निर्णय तो लेता है कई बार अपने तरफ से बहुत अच्छे कि अपने आप मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, कर रहे हैं, परंतु वो उल्टा हो जाता है। कहते हैं ना भाई, दाव उल्टा पड़ गया। वो वाली चीज़ें हैं कि अब समझो कि जैसे आप अपने पति या पत्नी के लिए बहुत अच्छी चीज़ अपने समझ से कुछ लाए और सामने वाले को पसंद ही नहीं बिल्कुल हो, तो आपने तो अच्छा किया पर वो बुरा हो गया। तो ऐसा कई बार मैरिज लाइफ में ऐसी स्थितियों में देखने को मिल जाता है। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के लेना है। तो शुक्र के प्रभाव भी अच्छे ही कहे जाएंगे, थोड़ा बहुत सावधानियां हैं जो कि आपको रखनी चाहिए। और आपकी ये धनेश भी बनते हैं तो आपको धन लाभ की स्थितियां भी पैदा कर ही रहे हैं और अभी मई तक करेंगे, क्योंकि लास्ट मई को इनका परिवर्तन है। तो आने वाले समय में फिर हम शुक्र के बारे में समझेंगे। परंतु अब हम समझ लेते हैं शनिदेव। तो शनिदेव को परिवर्तन हो चुका, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। और शनिदेव वर्तमान में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये भी गोचर काल काफ़ी अच्छा है शनि का। वैसे जो कि ये ज़रूर है कि शनि थोड़ा सा आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे और जो भी आप काम करेंगे तो शनि कई बार उसमें थोड़ा सा देरी करेंगे। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको प्लानिंग अपने उसी हिसाब से बनाना है कि जिससे आपको थोड़ा देरी भी यदि हो जाती है तो कैसे काम हो पाएगा। इसके अलावा घर लेना है, गाड़ी लेना है या लग्जरी की चीज़ें लेना है, तो अभी तो मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अभी धैर्य रखना होगा, खासकर मई के महीने में इनसे थोड़ा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि इनसे संबंधित यदि आप कोई काम करते हैं तो कई बार इसमें थोड़ा सा उलझनें हो सकती हैं और आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो इन सब काम को लेके थोड़ा सा आपको बच के रहना। जो कि शुक्र यहाँ पर स्थिति है शुक्र की, तो वो आपके मन में चाहत उत्पन्न करेगी कि नहीं भैया ये ले लो, वो ले लो, लग्जरी लाइफ जी लो, परंतु शनि इसमें विच्छेद उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब महत्वपूर्ण चर्चा हम कर लेते हैं खासकर राहु और केतु की, क्योंकि राहु और केतु का दोनों का परिवर्तन होने जा रहा है और ये लंबे समय के लिए लगभग 18 महीने के लिए परिवर्तन हो जाएगा। तो देखा जाए तो राहु जो कि आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे, अब जब इनका परिवर्तन 18 तारीख को 18 मई को हो जाएगा, और केतु जो है तो आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर राहु का गोचर करना कई बार व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के मामलों तक ले जाता है। तो आपको कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर सतर्कता बरतनी है। ऐसा कोई काम नहीं करना, किसी से वाद विवाद नहीं करना कि हम कोर्ट कचहरी तक पहुँचे। जो कि यहाँ राहु के कई लाभ भी हो जाते हैं, परंतु जिसमें भ्रम की स्थितियाँ ज़्यादा पैदा कर देते हैं राहु महाराज जैसी स्थिति में है। और केतु का जो कि गोचर काल ठीक है, परंतु व्यक्ति क्योंकि आज के समय में व्यक्ति लाखों में कोई करोड़ों में एक व्यक्ति होता है जो मुक्ति के लिए सोचता है। जो व्यक्ति इस जन्म में जो मूल उद्देश्य हमारा है कि भगवत प्राप्ति करना, तो उसके लिए लोग बहुत कम ही सोच पाते हैं। यदि सोच भी पाते हैं तो कर बहुत कम पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम इस माया की ओर बढ़ते हैं, प्रकृति की तरफ नहीं बढ़ते हैं और माया की तरफ बढ़ते हैं, इस माया में मोहित हो जाते हैं, तो हम ऐसा काम भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में केतु कई बार
प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि केतु चाहते हैं भैया कि मोक्ष, और व्यक्ति चाहता है इस माया को। फिर भी यहाँ पर ये समझना होगा कि केतु यहाँ प्रबल हो जाते हैं और सिंह राशि में होंगे, जो कि इनकी बहुत अच्छी राशि है, नहीं कहलाती। तो आपको कई बार यही ध्यान रखना है कि मोक्ष का मतलब ये नहीं खाली कि जीवन से मुक्ति मिल जाए, किसी भी काम में मोक्ष चाहिए, किसी भी काम से जो है तो छुटकारा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में केतु आपको सपोर्ट तो करेंगे, परंतु आपका तरीका सही होना चाहिए, आप नियमों के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर ऐसी स्थिति में केतु कई बार बहुत ही ज़बरदस्त लाभ, खासकर विदेश से जुड़े हुए लाभ दिलवा देते हैं। तो और राहु का भी प्रभाव ही है विदेश को लेकर। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रास्ते आपके सही हों, आपका उद्देश्य सही हो, तो फिर ये आपके लिए राहु केतु का परिवर्तन थोड़ा ठीक कहा जा सकता है, जो कि आने वाले समय में हम इसके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राहु और केतु के जो प्रभाव हैं तो ये कुछ इस तरह देने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें उपाय क्या करना चाहिए, पर उससे पहले मैं बता दूं हमेशा की तरह कि यदि आप कभी भी कोई भी निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, या तो खुद करें, इसके बाद ही निर्णय लें। क्योंकि यदि आप खाली गोचर के आधार पे निर्णय लेते हैं, जैसे आपने जो सुना है गोचर के आधार पे है, तो कई बार चीज़ें आपके साथ वैसी घटित होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में क्या कैसी गृहस्थिति है, क्या कैसी दशाएँ हैं, वो सभी को देखने के बाद ही आप निर्णय लें तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप भगवान शिव परिवार की आराधना करिए। भोलेनाथ का जो पूरा परिवार है, तो भगवान शिव के साथ उनकी आराधना करिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और आपके जीवन में सरलता आएगी, सफलता आएगी। तो आप भगवान शिव परिवार की आराधना करिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।